हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कल हमारा एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या कवर कर दिया और आज लास्ट पार्ट है जिसमें चैप्टर कंसेप्चुअली एंड हो जाएगा। क्लियर है? तो देख लेते हैं कितना रह गया है इसके अंदर। हाँ, देखो ये पूरा मैं करा चुका हूं कंप्लीट, कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट है, एंजाइम वाला मैंने टूल्स में पार्ट कंप्लीट करा दिया, वेक्टर भी आपका कंप्लीट है। कल मैंने दो एक्सपेरिमेंट भी कराए थे, ठीक है। पीवीआर 322 का एक्सपेरिमेंट और पीयूसी 8 का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यस, एनसीईआरटी से बाहर है पीयूसी 8 का, बट इस साल नीट में आया था और मैं हर साल करा के मतलब कराता आ रहा हूं, ठीक है। तो मैंने साल भी कराया है, समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो जो करा रहा हूं वो करना है, ठीक है। तो यहां तक मैंने करा दिया है। आज मैं होस्ट, आज का टारगेट क्या है? होस्ट। थोड़ा सा वेक्टर बचा हुआ है वो कंप्लीट करता हूं, और प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें दो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर। क्लियर है? तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हाँ, कल वेक्टर में थोड़ा सा बचा था कि अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, एक मिनट, अगर हम बात करते हैं, एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा पॉज कर दिया था। वेक्टर फॉर क्लोजिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल्स, अगर मैं बात करूं कि प्लांट के अंदर कोई भी जीन को एंटर करना है, प्लांट के अंदर, ठीक है, किसी भी जीन को एंटर करना है, तो किस वेक्टर को यूज करोगे आंखें बंद करके? तो एक्चुअल में इसकी पूरी कहानी है कि एक बैक्टीरिया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, मतलब बैक्टीरिया का मतलब प्रोकैरियोट, और ये प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करता था, और एक ऐसा इन्फेक्शन जिसमें अपने डीएनए को प्लांट डीएनए के संग जोड़ लेता है, ठीक है। अपने प्लाज्मिड को प्लांट डीएनए के संग जोड़ लेता है, और उसके प्लाज्मिड में एक डीएनए होता है, टी डीएनए। वो प्लांट के डीएनए के अंदर म्यूटेशन क्रिएट कर देता है, या कह सकते हो कि ट्यूमर जनरेट कर देता है, ठीक है। यस, और वो ट्यूमर सेल एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको ये बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है। ये इसकी मतलब खूबी समझ लो जो भी है। तो साइंटिस्टों ने देखा यार ये बैक्टीरिया होते हुए अपने प्लाज्मिड को प्लांट के डीएनए के संग जोड़ लेता है, ये तो हमें चाहिए। तो इसके उस डीएनए को जो ट्यूमर जनरेट करता है कट किया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा, और इन्फेक्शन करा दिया, प्लांट के अंदर पहुंच गया आपका डीएनए। तो इसकी इस खूबी को यूज किया हमने, ठीक है। पर एक शर्त थी, ये बैक्टीरिया सिर्फ डाइकोट प्लांट में इन्फेक्शन करता है, तो हमने इसको मॉडिफाई किया। ऐसा मॉडिफिकेशन किया, इसमें टी डीएनए निकाला, तो उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो गई, ठीक है। और ये हर टाइप के प्लांट, वैरायटी ऑफ प्लांट के अंदर अब डीएनए को इंसर्ट कर सकता है, ये मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। तो दोनों चीज समझना मेरी बात अच्छी तरीके से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की बात कर रहा हूं मैं। अब पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट, किसका? मोनोकॉट नहीं, डाइकॉट प्लांट इज एबल टू डिलीवर द पीस ऑफ डीएनए, जिसको हम बोलते हैं टी डीएनए, इसको डिलीवर कर लेता है, ठीक है, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल, और एक नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाती है ट्यूमर सेल के अंदर। ये इसकी मतलब खूबी समझ लो या जो भी समझ लो। एंड दीज ट्यूमर सेल प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन, जो उसको जरूरत पड़ते हैं। तो हमने इसी को क्या काम किया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसको प्लाज्मिड को नाम दिया ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम को, इसको मॉडिफाई किया हमने। क्या किया? मॉडिफाई किया, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद हमने क्या काम किया, ठीक है, भाई मॉडिफिकेशन का मतलब है टीडीएनए निकाल दिया इसका, ठीक है। अब ये वैरायटी ऑफ प्लांट के अंदर एंटर कर सकता है और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां पहुंचा सकता है, ये हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल करके दिखा भी देता हूं। ये बैक्टीरिया है, इसके पास टी डीएनए है, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टी डीएनए रखता है। जब इन्फेक्शन करता है तो उसका टी डीएनए कहां जुड़ जाएगा? आप बोलोगे ये प्लांट के सेल के संग जुड़ जाएगा, और प्लांट के सेल के अंदर क्या हो जाएगा? क्राउन गाल, ट्यूमर जनरेट हो जाएगा, ट्यूमर कैंसर जनरेट हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? और ये सेल कंटिन्यू एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है। तो बस हमने क्या काम किया, इस टी डीएनए को उड़ा दिया, ठीक है, इसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया, इसको मॉडिफाई किया कि प्रोकैरियोट, ठीक है भाई, प्रोकैरियोट होके यूकैरियोट में तो एंटर कर ही रहा है, समझना मेरी बात। पर यूकैरियोट में डाइकॉट के साथ मोनोकॉट प्लांट में भी एंटर कर सकता है। अब ये मॉडिफिकेशन कर दिया। यहां तक कोई डाउट? क्राउन गाल एक तरीके से कैंसर ही होता है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा प्लांट के लिए तो समझ में आ गया, कोई भी प्लांट हो एप्लीकेशन में कराने वाला हूं मैं, ठीक है, जहां पर भी प्लांट के अंदर चीजें इंसर्ट करेंगे हम क्या यूज करेंगे? टीआई प्लाज्मिड। हाँ, पर अगर एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल सेल के अंदर किसी को डालना हो तो क्या यूज करोगे? आप जानते हो एनिमल सेल में रिट्रोवायरस अपने डीएनए को इंसर्ट कर लेता है और हमारे डीएनए से जोड़ भी लेता है, तो हम रिट्रोवायरस को यूज करेंगे, आरएनए वायरस, ठीक है, तो उसको यूज कर लेंगे। तो एनिमल सेल की जब भी बात आएगी आप ध्यान रखना रिट्रोवायरस यूज कर रहे हो, ठीक है। प्लांट सेल
ऑलवेज टीआई प्लाज्मिड विच आइसोलेट फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। हाँ, जब भी मैं एनिमल की बात करूंगा रेट्रोवायरस। क्लियर बिल्कुल, बस इतना याद रखना है। हाँ, एक केस और याद रखना। हाँ, बस हो गया, एनिमल और प्लांट हो गया। और बैक्टीरिया मैंने करा ही दिया। बैक्टीरिया में तो हम प्लाज्मिड यूज कर ही रहे थे, ठीक है, क्लियर बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं होगा भाई, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। एनिमल का केस आएगा तो आपको याद रखना है रेट्रोवायरस, और हाँ प्लांट का केस आएगा तो टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। तो तीनों चीज आपके समझ में आ गई होंगी। वेक्टर यहां पर हमारा एंड होता है। अब हम बात करते हैं होस्ट। तो होस्ट में क्या क्या दे रखा है समझो। जैसे एक बैक्टीरियल सेल होस्ट है, मानो एक बैक्टीरियल सेल होस्ट है, तो वो हीट शॉक ट्रीटमेंट से, ठीक है, हम उसके अंदर किसी भी चीज को पहुंचा सकते हैं। अब समझना, मैंने एक बीकर लिया है, उसमें बैक्टीरिया पड़े हैं, मान लो ई कोलाई पड़ा हुआ है, सब में ई कोलाई है, ये ई कोलाई, ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई, इशरेशिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपके रिकॉम्बिनेंट को डालना है, रिकॉम्बिनेंट मतलब डीएनए, जैसे मान लो हम दिखा देते हैं येलो कलर से, ये आपका डीएनए है, 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 दिखा देते हैं बस। हम एक फनल ले लेते हैं, चलो, इसका हम यूज करेंगे। भाई ये आपका तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट है, डी रिकॉम्बिनेंट बोल देता हूं मैं, एक ही बात है, रिकॉम्बिनेंट है। इस रिकॉम्बिनेंट, समझना, ये क्या है, मैं लिख देता हूं रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट में चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, या आप जानते ही हो भाई डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अंदर हमने डाल दिए कैल्शियम आयन, क्या डाल दिया हमने, कैल्शियम आयन, समझना। अब इसमें मैं कैल्शियम आयन डाल देता हूं, पिंक कलर से यूज, कैल्शियम आयन, ये सब कैल्शियम आयन है। कैल्शियम आयन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, कैल्शियम आयन चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे ना, अटैच हो जाएंगे, इसके अंदर ही अटैच मिक्स हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, हीट शॉक ट्रीटमेंट दूंगा, यानी लगभग 42 डिग्री सेल्सियस पर इस बीकर को रखूंगा, और अचानक से मैं आइस पर रख दूंगा, आइस, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे रखूंगा, फिर आइस पे रखूंगा। तो ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम जब मैं करूंगा ना, तो बैक्टीरियल वॉल जो होती है ना, इसके पोर साइज थोड़े बढ़ जाते हैं, इसके पोर साइज थोड़े से बड़े हो जाते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट की वजह से। और पोर साइज बड़े होने की वजह से मौका पाकर के धीरे से यहां कौन एंटर कर जाएगा, यही इसकी एंट्री हो जाएगी। इसकी का मतलब है इसकी एंट्री हो जाएगी, कैल्शियम के संग ये चिपका हुआ था, कैल्शियम आयन और रिकॉम्बिनेंट ये सीधे मिलकर के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। यही तो हमें चाहिए। यानी इस बैक्टीरिया का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। सर आप कहोगे सर रिकॉम्बिनेंट को डायरेक्ट भी तो डाल सकते थे ना, डीएनए डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया की जो वॉल होती है ना, उस पर कैल्शियम के लिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, उसकी वॉल कैल्शियम एंटर कर सकती है। बट अपने हीट शॉक ट्रीटमेंट से उन पोर के साइज को बढ़ा दिया, तो कैल्शियम जब जाएगा तो अपने साथ रिकॉम्बिनेंट को भी लेके जाएगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट पर नेगेटिव चार्ज है, कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव चिपके हुए हैं, तो कैल्शियम अपने साथ साथ रिकॉम्बिनेंट को भी ले जाएगा। हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को हीट शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम। समझ रहे ना मेरी बात। हाँ, तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, किसी भी होस्ट को मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का। एक तरीका क्या है, अगर एनिमल सेल है और एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक तो वेक्टर वाला केस तो समझ में आ गया होगा, पर एक एनिमल सेल है, मैं वेक्टर यूज नहीं करना चाहता, तो एक तरीका क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। एक माइक्रो निडल होती है, उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, पुश कर दूंगा रिकॉम्बिनेंट को डायरेक्ट अंदर, रिकॉम्बिनेंट को डायरेक्ट अंदर पुश कर दूंगा तो सीधा रिकॉम्बिनेंट चला जाएगा। पर एनिमल सेल के केस में, प्लांट सेल के केस में नहीं, एनिमल सेल के केस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां मिल जाएगा। हाँ, अगर बात प्लांट सेल की आएगी तब क्या करोगे, भाई वेक्टर मैंने 3 बताया, भाई बैक्टीरिया के केस में वेक्टर क्या होगा, एनिमल सेल के केस में वेक्टर क्या होगा, और प्लांट सेल के केस में वेक्टर क्या होगा। अब होस्ट की बात आ रही है, बैक्टीरिया है तो अब कब क्या केस होगा,
एनिमल है तो क्या केस होगा, प्लांट है तो क्या केस होगा, प्लांट के केस में हम यूज करते हैं गन, जिसको बोलते हैं बायोलिस्टिक गन या जीन गन भी बोल सकते हो। यस, बायोलिस्टिक गन या जीन गन, ठीक है। ये गन क्या करती है, बम्बार्डमेंट करती है पार्टिकल्स की प्लांट सेल के ऊपर। अब पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं, हम यहां ऐसे पार्टिकल लेंगे जिन पर चार्ज पॉजिटिव हो, तो हम क्या करेंगे, गोल्ड या टंगस्टम ले सकते हैं। समझना, मैं यूज कर रहा हूं गोल्ड या टंगस्टम के पार्टिकल, गोल्ड भी हो सकते हैं टंगस्टम भी हो सकते हैं, गोल्ड या टंगस्टम, ठीक। और चार्ज कैसा होगा इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज होगा। चार्ज कैसा होगा इनके ऊपर, पॉजिटिव, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, प्लस। मिक्स किससे कर दूंगा, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। चार्ज कैसा होगा उसके ऊपर, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव जब मिल जाएंगे तो कंडीशंस क्या आएंगी, कुछ ऐसी नहीं आ जाएंगी, ये मिल गए आपस में, अटैच हो गए। टंगस्टम गोल्ड और ये आपस में मिल गए, ठीक है, टंगस्टम गोल्ड और ये आपस में मिल गए, यानी यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज यूज कर रहा हूं गोल्ड का या टंगस्टम पर, टंगस्टम का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। बायोलिस्टिक गन, जीन गन के अंदर मैंने दोनों का मिक्सअप डाल दिया और फायरिंग करनी चालू कर दी, तो गोल्ड और टंगस्टम सीधा प्लांट सेल के अंदर जाएगा। यस, गोल्ड और टंगस्टम जब प्लांट सेल के अंदर जाएगा, ये तो बम्बार्डमेंट है, ठीक है, तो साथ में आपका रिकॉम्बिनेंट भी तो चला जाएगा, सेम कैल्शियम की तरह, ठीक है। तो प्लांट सेल के लिए हमें, क्योंकि प्लांट सेल वॉल, ठीक है, आप समझते हो सेल्यूलोज की बनी होती है, उसके लिए इस गन को यूज किया जाता है, इसको बायोलिस्टिक गन या जीन गन कहते हैं। तो मैंने एक इमेज भी लगा दी है, इससे आपको थोड़ा याद हो जाए, ठीक है। तो अब बताओ यहां तक कोई डाउट, ये होस्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम चालू करेंगे प्रोसेस, यानी मुझे एंजाइम के बारे में पूरा पता है, पूरा मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से लेकर के T4 लाइगेज से लेकर के, समझ रहे हो ना मेरी बात, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तक की, सॉरी फर्स्ट तक की पूरी कहानी बता दी है आपको, फुल, पूरा डिटेल में, डेप्थ में, ठीक है। यहां पर मैंने आपको वेक्टर पूरा समझा दिया, तो वेक्टर क्लियर हो गया, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम क्लियर हो गए, ठीक है, और होस्ट भी क्लियर हो गया आज। तो अब हमें क्या करना है, प्रोसेस करनी है। प्रोसेस करने के लिए स्टेप्स होंगे, स्टेप्स में क्या होंगे, सबसे पहले आप डीएनए को आइसोलेट करोगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालोगे, उसकी मल्टीपल कॉपी बनाओगे, उसको वेक्टर के साथ जोड़ोगे और ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे। जब ट्रांसफॉर्मेंट मिल जाएगा तो उसके बड़े बड़े फर्मेंटर में डाल करके अपना प्रोडक्ट आइसोलेट करोगे, यही तो प्रोसेस है, ठीक है। इसको आप कुछ स्टेप में डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लो। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अ प्लाज्मिड वेक्टर इज क्लीव्ड बाय, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड वेक्टर को किससे काटोगे, ठीक है, मॉडिफाइड डीएनए लाइगेज, heated alkaline solution, the same enzyme that cleave donor DNA, यस सेम एंजाइम, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम यूज नहीं करेंगे, सेम एंजाइम, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। हु इज गिवन द, ठीक है, क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन फर्स्ट आर्टिफिशियल, ये तो पता ही है आपको, स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर, इन्होंने मिलकर के बनाया था फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट। जीन ऑफ इंटरेस्ट वाज क्लोन्ड एट साइट साल फर्स्ट, साल फर्स्ट इन पीवीआर 322, साल फर्स्ट पर द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल एग्जिबिट ससेप्टेबिलिटी टू, किसके लिए ससेप्टेबल होगा, जरा बताओ। साल का मतलब है, साल किसके ऊपर होता है, एम्पेसिलिन के ऊपर होता है, सिंपल सी बात है भाई। साल पीवीआर 322 में बता, एक तो था बाम H1, यस, बाम H1 नहीं, बाम H1 हो गया, पीयू, पीवीयू और पेस्ट, ये होगा उस पे एम्पेसिलिन के ऊपर। साल फर्स्ट और बाम H1 ये किसके ऊपर होगा, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर। अगर टेट्रासाइक्लिन के अंदर कट लग जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन के लिए ससेप्टेबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एम्पेसिलिन के लिए नहीं होगा, टेट्रासाइक्लिन के लिए तो फर्स्ट आ गया, क्योंकि ये आप जानते हो किसके ऊपर होता है, साल प्रेजेंट ऑन टीईटी, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर प्रेजेंट होगा, क्लियर, तो उसके लिए ससेप्टेबल हो जाएगा। Which of the following is commonly used vector for introducing DNA fragment in human lymphocyte, यानी एनिमल सेल की बात कर रहे हैं और एनिमल सेल में हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस का। अच्छा, प्रोसेस, तो प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप क्या होगा जरा बताओ,
भाई पहले तो आप डीएनए को निकालोगे, पूरे डीएनए को निकाल लिया आपने आइसोलेशन। अब उस डीएनए के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो डीएनए को पहले क्या करना होगा, कट करना होगा, फ्रेगमेंटेशन करना होगा, फिर इनमें कोई, भाई आपने फ्रेगमेंटेशन कर दिया डीएनए का, ठीक है। अब उन फ्रेगमेंट में कोई एक फ्रेगमेंट होगा जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जो जीन आप चाहते हो, ठीक है, जैसे इंसुलिन का जीन या किसी भी प्रोटीन का जीन, ठीक है। अब वो जीन को अलग करना है उस पूरे कब कचड़े में से, तो आप क्या यूज करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद से आप सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो यहां मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लियर है। जब आपको वो सेगमेंट मिल जाएगा, उसको आप एम्पलीफाई करोगे, उसकी मल्टीपल कॉपी बनाओगे, तो क्या यूज करोगे, पीसीआर, ठीक है, हाँ, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय पीसीआर। जब आपको उस जीन की मल्टीपल कॉपी मिल गई, अब क्या करना है, उस जीन को वेक्टर के साथ जोड़ना है, रिकॉम्बिनेंट बनाना है, और रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है, ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएगा। ये दोनों टेक्निक मैं करा चुका हूं डिटेल में, ठीक है, हाँ, डिटेल में बता ही चुका हूं अब तक मैं। और फाइनली जब रिकॉम्बिनेंट आपको मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट आपको मिल जाएगा, उसको बड़े बड़े फर्मेंटर में डालकर प्रोडक्ट आप आइसोलेट करोगे, बनाओगे। इसको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, बायो फर्मेंटेशन कैसे करते हैं लार्ज स्केल पर। तो करें स्टार्ट एक एक करके। तो सबसे पहला स्टेप आएगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये घर पे भी कर सकते हो वैसे आप, हाँ, क्योंकि स्कूल के बच्चों को हम बनाना से कराते थे, सिंपल है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है, पर अभी मैं समझा देता हूं डिटेल, ठीक है, आ जाओ। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब डीएनए कहां से आइसोलेट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप डीएनए एनिमल सेल से आइसोलेट कर रहे हो, आप डीएनए बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हो, आप डीएनए प्लांट सेल से आइसोलेट कर रहे हो, क्या आप डीएनए फंगल सेल से आइसोलेट कर रहे हो, सबके अंदर डीएनए होता है। भाई डीएनए निकालना है तो इन सेल्स को रप्चर करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप डीएनए निकाल पाओगे। क्लियर, बिल्कुल, हाँ, तब जाकर के आप डीएनए निकाल पाओगे, समझे। डीएनए को निकालना है तो इन सेल को ब्रेक करना होगा, हर सेल को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं, जैसे समझो। मानो एक ये है, इसमें ब्रॉथ है, आपने ब्रॉथ भर दिया इसके अंदर, यहां तक ब्रॉथ भर देता हूं मैं ना, यहां तक भर देता हूं ब्रॉथ, अरे ब्रॉथ का मतलब एक न्यूट्रिशन होता है एक तरीके से, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ब्रॉथ है। इस ब्रॉथ में आपने बैक्टीरिया डाल दिए, थोड़े से बैक्टीरिया डाल दिए, और जब डालोगे तो ये फिर ग्रोथ करना चालू कर देते हैं, और मल्टीपल कॉपी बन जाती है बैक्टीरिया की। मान लो उसमें बैक्टीरिया है, इस ब्रॉथ में क्या है, बैक्टीरिया, मान लो इसमें ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ, अब ग्रोथ कई चीजों की हो सकती है, बैक्टीरिया की भी ग्रोथ हो सकती है, एनिमल सेल की भी ग्रोथ हो सकती है, प्लांट सेल की भी ग्रोथ हो सकती है, समझ रहे हो ना, हाँ, ग्रोथ है। अब ग्रोथ किसकी है यहां पर, हो सकता है ग्रोथ किसकी हो, बैक्टीरिया की, हो सकता है यहां पर ग्रोथ किसकी हो, एनिमल सेल की, हो सकता है इसके अंदर ग्रोथ हो प्लांट सेल की, हो सकता है इसमें फंगल सेल की ग्रोथ हो, फंगल सेल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल, ठीक है। अब बात आती है यहां पर बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल की। अगर मैं बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल की बात करता हूं, तो इनको तोड़ने के लिए एक ही टाइप का एंजाइम यूज करोगे, ठीक है, हाँ, प्लांट सेल के केस में आप एंजाइम अलग यूज करोगे, और फंगल सेल के केस में एंजाइम अलग यूज करोगे। यहां यूज करोगे लाइसोजाइम, यहां यूज करोगे सेल्यूलेज, यहां यूज करोगे काइटिनेज, सॉरी फंगल में, हाँ, ठीक है, काइटिनेज,
मतलब देखो सेल के अंदर डीएनए है, ठीक है, हाँ, सेल के अंदर डीएनए, और सेल को जब रप्चर करोगे तो पूरा डीएनए बाहर आएगा। तो एनिमल सेल को तोड़ना है या बैक्टीरियल सेल को तोड़ना है, क्योंकि वहां पर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो तोड़ने के लिए सिंपल है, आप लाइसोजाइम यूज कर लो, ठीक है। जबकि प्लांट और फंगल के अंदर सेल वॉल होगी, ठीक है, सेलुलेज यूज करोगे, यहां पर काइटिनेज यूज करोगे, सिंपल सी बात है। तो इन सबको यूज करने के बाद जो आपको मिलने वाला है, इस बीकर के अंदर कचरा मिलेगा जिसमें डीएनए अलग मिलने वाला है, एक तो डीएनए होगा इसके अंदर, वो तो समझ ही गए होगे, डीएनए तो होगा ही, ठीक है। डीएनए के अलावा क्या होगी इसके अंदर, आरएनए भी होगा, बिल्कुल सही, आरएनए भी होगा इसके अंदर। पर हम क्या करेंगे, इस कचरे के अंदर डीएनए में सही सलामत चाहिए, डीएनए सही सलामत चाहिए, तो डीएनए को छोड़ दो, इसके अंदर हम दो एंजाइम और डालेंगे इसके अंदर, समझना, इसमें हम डालेंगे प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन के टुकड़े टुकड़े कर देगा, प्रोटीन के टुकड़े टुकड़े कर देगा, ये प्रोटीन येलो कलर से प्रोटीन है, तो प्रोटीन का क्या होगा, डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर है, प्रोटीएज क्या काम करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हम प्रोटीन नहीं चाहिए भी, हमें तो डीएनए चाहिए, समझना। अब इसमें एक एंजाइम और डालोगे आप, एक एंजाइम और डालोगे, इसको बोलेंगे आरएनएज या राइबोन्यूक्लियस कह सकते हो, राइबो न्यूक्लियस। भाई प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियस, राइबोन्यूक्लियस क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ आरएनए, डाइजेशन ऑफ आर एन ए। भाई इसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए आपने, आरएनए के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, प्रोटीन की तरह आपने आरएनए के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब आपके पास क्या बचा, यहां पर सही सलामत डीएनए, क्या बच गया, डीएनए, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, यही तो आप चाहते थे। यानी अगला स्टेप, यानी ये अगला स्टेप क्या था यहां पर, इसके बाद ये था, आपने प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लियस डाल करके दो को तो डाइजेस्ट कर दिया, बच्चा डीएनए, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, इसमें से डीएनए को निकालना है। तो इस पूरे सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में डाल करके सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मशीन होती है, डाल करके घुमा देते हैं, तेजी से घूमती है, तो सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है, जो हैवी चीज है वो नीचे, लाइट उससे और लाइट उससे ऊपर, इस तरीके से आ जाती है। तो सेडिमेंटेशन होगा, तो सेडिमेंटेशन में तो डीएनए क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ वो नीचे पहुंच जाएगा और सब चीजें ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। बट तुम्हें समझाने के लिए मैं डीएनए ऊपर नीचे कहीं भी कर देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर ये सेंट्रीफ्यूगेशन करने वाला हूं, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा यानी सेंट्रीफ्यूग करूंगा तो ये टेस्ट ट्यूब होगी। अगर टेस्ट ट्यूब की बात करूं तो टेस्ट ट्यूब में लेयर्स बन जाएंगे, समझना। जैसे मानो एक लेयर बन गई डीएनए की, मैं ऊपर ही दिखा देता हूं थोड़ा आपको, ठीक है। एक लेयर होगी इसके अंदर, कलर दिखाता हूं येलो, प्रोटीन की, और एक दिखा देता हूं ये, एक लेयर किसकी होगी, आरएनए। यानी ये तो हो गया अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड डीएनए। फिर क्या होगा, ये डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड आरएनए। फिर क्या होगा, ये डाइजेस्टेड प्रोटीन। अब आपको यहां पर डाइजेस्टेड आरएनए और प्रोटीन तो चाहिए नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपको क्या चाहिए, अनडाइजेस्टेड डीएनए चाहिए। तो इसको सेपरेट कर लोगे, इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में सेपरेट कर लोगे, यहां पर आपने धीरे से सेपरेशन करके यहां पर ट्रांसफर कर लिया, ठीक है, धीरे से सेपरेशन करके आपने यहां पर इसको ट्रांसफर कर लिया, ट्रांसफर कर लिया,
क्लियर है बिल्कुल। अभी दिखेगा नहीं आपको कुछ, क्योंकि डीएनए को यहां तक नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं डीएनए जैसे दूध में घी होता है, ठीक है, तो कैसे दिखेगा, दूध को गर्म करो, फिर ठंडा करो, ठंडा करने पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है मलाई का, घी का, तो उसको आप निकाल सकते हो, फैट है, तो दूध में से फैट को देखना है तो गर्म करके ठंडा करोगे तो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ऐसे ही आपको डीएनए देखना है इसके अंदर, तो इसमें डाल दोगे आप चील्ड इथेनॉल, ये क्वेश्चन आता है यहां पर, ठीक है। इसमें क्या डाल दोगे, चील्ड इथेनॉल। इथेनॉल तो समझते हो ना, इथाइल अल्कोहल, हाँ, इथाइल अल्कोहल, चील्ड इथेनॉल डालोगे ना, चील्ड इथेनॉल डालते ही क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, यानी दूध की मलाई की तरह डीएनए बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, ये आ गया डीएनए, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, डीएनए प्रेक का प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट डीएनए को स्पूलिंग से क्या कर दोगे, घुमाओगे, घुमा के मलाई की तरह निकाल लोगे, सिंपल सी बात है, इसको स्पूलिंग कहते हैं। ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए, डीएनए, स्पूलिंग कर लिया आपने डीएनए की। ऐसे नहीं कलछुली होती है, मलाई को निकालना नहीं, डाल के घुमाओगे ऐसे और ये निकाल लोगे, लो ये आ गई मलाई, बस वो आपने स्पूलिंग कर ली। तो ये हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आप घर पे आसानी से कर सकते हो, मैं बता रहा हूं, बस तरीका बता रहा हूं, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेटा इनसे, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब डीएनए तो मिल गया, अब डीएनए का क्या करना है, टुकड़े टुकड़े करने हैं, फ्रेगमेंटेशन करना है। अगर डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करना है तो क्या करोगे, भाई ये तो भाई दिखता नहीं है डीएनए, प्रेसिपिटेशन में दिखता है, ये अनडाइजेस्टेड डीएनए है, ये अनडाइजेस्टेड डीएनए है। जब इसका डाइजेशन करोगे, किसकी हेल्प से करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से जब तुम इसका डाइजेशन करोगे, इसके टुकड़े टुकड़े करोगे, ये टुकड़े 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 टुकड़े, आपको पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा, ये भी दिखता नहीं है, टुकड़े 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 टुकड़े, डाइजेशन कर दिया आपने। जब इसका डाइजेशन करोगे तो इनमें से कोई ना कोई टुकड़े ऐसे भी तो होंगे जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, यस, कई टुकड़े ऐसे होंगे जिनके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, इन्हीं को तो अलग करना है, निकालना है इसमें से। तो ये तो हो गया अनडाइजेस्टेड डीएनए। ये हो गया डाइजेस्टेड डीएनए। एक अनडाइजेस्टेड डीएनए और एक डाइजेस्टेड डीएनए, क्लियर बिल्कुल, हाँ, अनडाइजेस्टेड और एक हो गया डाइजेस्टेड डीएनए, क्लियर बिल्कुल, हाँ, इसका डाइजेशन नहीं हुआ, इसका डाइजेशन हो गया, पर दिख नहीं रहा आपको, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है, हाँ, ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ये फ्रेगमेंट्स हैं सारे, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। आगे बढ़ रहा हूं, अब इन फ्रेगमेंट में से आपको उस डीएनए के सेगमेंट को अलग करना है जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्लियर है बिल्कुल। चलो अब सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेस, समझाऊंगा जेल इलेक्ट्रोफोरेस क्या होती है, बस यहां आ जाओ, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो कांच की प्लेट लेते हैं, उनको आपस में चिपका देते हैं, पर बीच में गैप होता है उसके अंदर, समझना, ठीक है, क्योंकि उसमें एक स्टिप लगाते हैं, जैसे वो चिपकती है तो बीच में गैप जनरेट होता है, उस गैप के अंदर एक हम जेल फिल करते हैं, एक रेड एल्गी होती है जिलिडियम, ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। यहां पर एक सी वीड होती है रेड एल्गी, ठीक है, हाँ, इस रेड एल्गी को हम ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, उसके पाउडर को प्रिपेयर करते हैं, और जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है, हाँ, इसको यूज करते हैं बिल्कुल, ठीक है। उसको हम फिल कर देते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच में फिल करने के बाद इस तरीके से हम वेल बना देते हैं, इसके अंदर प्यारे से वेल बना देते हैं,
समझ रहे हो ना? हाँ, कॉम्ब पहले लगा देते हैं, मतलब कच्चा होता है, मतलब गीला होता है, तब एक कॉम्ब रख देते हैं, कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, जब पक जाता है, नहीं जेल बन जाता तो कॉम्ब को हटा देते हैं, तो बेल बन जाते हैं उसमें, सिंपल सी बात है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका, ये इस तरीके से। ठीक है, अभी कुछ दिख नहीं रहा आपको उसके अंदर क्या है। अब क्या करोगे, एक तो एक बेल के अंदर भर दोगे मॉलिक्यूलर मार्कर। मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं सर? मार्कर का मतलब जो बताते हैं, जिनको भाई नोन है। जैसे आप आलू खरीदने जा रहे हो, ठीक है, अब आलू खरीदने 1 किलो, 250 ग्राम, 2 किलो, आधा किलो, समझ रहे हो, 5 किलो खरीदने हैं, तो एक तरफ बांट रखोगे ना, तब दूसरी तरफ रखोगे अपना सैंपल, यानी जो आपको आलू खरीदने हैं। तो ये बांट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट को नापने वाले बांट, समझ रहे हो, इसको मॉलिक्यूलर मार्कर कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमें पहले से नोन है। जो सबसे पीछे वाला होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होगा, मान लो 1000 बेस पेयर का साइज है, ये 1000 बेस पेयर का। आगे बढ़ोगे तो लगभग यहां पर 800 बेस पेयर का साइज होगा, और आगे बढ़ोगे तो यहां पर लगभग 600 बेस पेयर का साइज होगा, और आगे बढ़ोगे तो मान लो यहां पर 400 बेस पेयर का साइज होगा, और यहां पर 200 बेस पेयर का साइज होगा, मतलब आगे बढ़ते जाओगे साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है पहले से ही। अब हम क्या करते हैं, एक सैंपल में तो डालते हैं ये वाला अनडाइजेस्टेड डीएनए, हम देखना चाहते हैं वास्तव में डाइजेशन हुआ भी है या नहीं हुआ, मतलब दिखता तो है नहीं, मतलब इसमें से एक सैंपल भर देते हैं और एक इसमें सैंपल भर देते हैं कंट्रोल लगाने के लिए। हमने एक में तो डाल दिया, इसमें डाल दिया अनडाइजेस्टेड डीएनए, और इसमें डाल दिया डाइजेस्टेड डीएनए। अनडाइजेस्टेड डीएनए, ये चेक करने के लिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक है या नहीं है, मतलब वास्तव में फ्रेगमेंट हुए भी नहीं है। एक डाल देंगे डाइजेस्टेड डीएनए, डाल दिए भाई हमने, बेल भर दिए। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ तो लगाएंगे यहां पर, जहां बेल है ना उधर लगाएंगे एक इलेक्ट्रोड, इस पर चार्ज होगा नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। इसके अपोजिट पोल पर भी लगाएंगे एक इलेक्ट्रोड, इस पर चार्ज लगा देंगे पॉजिटिव, समझना, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अप्लाई होना चालू होता है, तो डीएनए पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। डीएनए पे चार्ज नेगेटिव होता है, आप जानते हो। नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव खींचेगा, यानी यहां से नेगेटिव चार्ज धकेलेगा, पॉजिटिव खींचेगा। इससे क्या होगा भाई, इसमें मार्कर थे, मार्कर अपने आप ने वेट के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। ये अनडाइजेस्टेड डीएनए एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, ये डाइजेस्टेड डीएनए ये भी अलग अलग हो जाएंगे। जो हल्के सेगमेंट होंगे आगे भाग जाएंगे, भारी सेगमेंट पीछे रह जाएंगे, सिंपल सी बात है। भाई सब पे यूनिफॉर्मली चार्ज अप्लाई हो रहा है, जो हल्का सेगमेंट है वो आगे भाग गया, जो भारी सेगमेंट है पीछे रह गया। ठीक है, यानी यहां सेपरेशन जो हो रहा है, ठीक है, निगेटिव को क्या बोलेंगे, कैथोड, पॉजिटिव को बोलेंगे एनोड। निगेटिव का मतलब है साइन देखना, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, एनोड पॉजिटिव हो गया। ठीक है, हाँ क्लियर है। तो हाँ, हम क्या करने वाले हैं, यहां सेपरेशन होगा। सेपरेशन किसके बेस पर हो रहा है, जरा बताओ, सेपरेशन किसके बेस पर हो रहा है? जो हल्का है वो आगे, ठीक है, हाँ, जो स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट है स्मॉल, और जो लार्ज साइज के फ्रेगमेंट में, लार्ज साइज सेगमेंट पीछे रह जाएंगे स्मॉल साइज के आगे, यानी सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज हो रहा है, ध्यान रखना। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेस पर सेपरेशन हो रहा है, चार सब पर बराबर लग रहा है। जो भारी है वो पीछे रहेगा, हल्का है वो आगे निकलेगा। भाई चार लोग खड़े हैं, बिल्कुल दुबला पतला, मोटा और मोटा और मोटा, सबको बराबर के प्रेशर से धकेल रहा हूं मैं, भारी पीछे रह जाएगा, हल्का वो हवा में उड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो साइज के बेस पर सेपरेशन हो रहा है, साइज के बेस पर, समझना, सेगमेंट सारे सारे अलग हो गए, दिख तो कुछ भी नहीं रहा है आपको, बस आपने ऑन किया, मान के चल रहे हो ये चीज चल रही होगी, अभी कुछ विजुलाइज नहीं है, समझना मेरी बात, कुछ भी विजुलाइज नहीं है, यस, कुछ भी अभी यहां पर विजुलाइज नहीं है, समझना, आपने बस सेपरेशन कर दिया। अब क्या करोगे,
प्लेट को अलग कर लोगे, जेल को निकाल करके अलग रखोगे एक प्लेट में। अब देखना चाहते हो वास्तव में क्या हुआ, अंदर क्या चला होगा, तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे जेल को एक डाई आती है, ठीक है, यस, हाँ एक डाई होगी, ठीक है, हाँ इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड उसको यूज करोगे। तो अब क्या यूज करोगे आप यहां पर, इथिडियम ब्रोमाइड यूज करोगे। डाई डालने के बाद इस पूरी प्लेट के ऊपर एक लाइट डालोगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट, कैसी, यूवी लाइट, यूवी लाइट, यूवी लाइट, यूवी लाइट डालोगे। और यूवी लाइट डालने पर आपको यहां पर चमकते हुए, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए के फ्रेगमेंट दिखेंगे आपको, ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए के फ्रेगमेंट दिखने चालू हो जाएंगे। अब आप जानते हो कि मेरे जो फ्रेगमेंट था उसका मॉलिक्यूलर वेट 600 बेस पेयर का होना चाहिए, तो 600 बेस पेयर के सेगमेंट के आगे जो भी आएगा वो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, समझ रहे हो, हाँ। तो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जीन है, वो सेगमेंट है जिसके अंदर मेरा जीन लगा होगा, ये तो मुझे चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, इल्यूजन कर लूंगा, इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है कट करके निकाल लेना, डीएनए को कट करके, उस जेल को कट करके निकाल लेना, उसके अंदर आपका डीएनए होगा। गर्म करोगे तो डीएनए अलग हो जाएगा, जेल अलग हो जाएगा, इसको इल्यूट आउट कर लेना बोलते हैं, या एनसीईआरटी इल्यूजन बोलती है। तो ये तरीका होता है अपने डीएनए को फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सॉरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर लेना। अब मैं एनसीईआरटी पर आ जाता हूं। एनसीईआरटी कहती है, ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी कहती है नाउ डे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एगरोज, ठीक है, जो सीवीड रेड एल्गी से निकालते हैं, ये बेस है जिसके ऊपर डीएनए को रन कराया जाता है। तो डीएनए कुछ ऐसे रन करता है जैसे मानो सीव इफेक्ट है, जैसे मिट्टी का तेल है, उसमें आप किसी कॉटन के कपड़े को डाल दो, कॉटन के कपड़े को मिट्टी के धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, कॉटन का धागा डाल दो, पानी ऊपर आ जाएगा, इंक में चौक रख दो थोड़ी सी, तो इंक चौक के ऊपर चढ़ जाएगी, ये सीव इफेक्ट कहते हैं, समझ रहे हो, सीविंग इफेक्ट, केशपात, ठीक है, ठीक है। तो सीविंग इफेक्ट के थ्रू क्या होगा, ये डीएनए उस जेल के अंदर रन करेगा धीरे धीरे आगे, जेल पर रन करेगा धीरे धीरे आगे, उसको सीविंग इफेक्ट कहते हैं। स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज, ठीक है, द फर्दर इट मूव, जो हल्के साइज के फ्रेगमेंट होंगे वो तेजी से आगे भागेंगे, भारी साइज के पीछे रह जाएंगे, सिंपल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और देखने के लिए हम कौन सी डाई यूज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, कौन सी लाइट यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट, कैसे कलर के दिखते हैं बैंड आपको, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं, और लास्ट में इल्यूजन कर लेते हैं, इल्यूट आउट करके डीएनए को हम बाहर निकाल लेते हैं, सिंपल हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बताओ आई या नहीं आई, यहां तक कोई डाउट, क्लियर है ना, सिंपल तरीका है समझने का है, अगर आप समझ में आ गया तो मैं बिल्कुल मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं इतनी सिंपल तरीके से समझाऊं आपको कि एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए, ठीक है, तभी तो मेरा मन कर रहा है उन बच्चों को पढ़ाने का, समझ रहे हो, हाँ, क्योंकि मैं उस स्टेज पर आ चुका हूं कि कितनी भी टिपिकल चीज को मैं सिंपलाइज कर सकता हूं, बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, किसी भी टिपिकल से टिपिकल चीज को। तुम मुझसे कहो तो बायो का ये टिपिकल चैप्टर है, मैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, इतने सिंपल फॉर्म में कि 9th-10th का बच्चा भी कहेगा कि हाँ एक एक कंसेप्ट क्लियर है, रियली कह रहा हूँ, ठीक है, हाँ, यहाँ तक कोई डाउट, चलो यहाँ तक क्लियर नहीं है, ये सब एकदम क्लियर है, ये भी क्लियर है। हाँ, ये मैंने देखो एक डायग्राम दिखा दिया है, ये एक टब होता है, इसमें बफर भरते हैं, बफर के थ्रू मूवमेंट होता है, ये कांच की प्लेट होती है, इसमें जेल भरा हुआ है, जब जेल खोल के अलग करोगे तो जेल कुछ ऐसा दिखेगा, ये मॉलिक्यूलर मार्कर है, ये सैंपल्स लगे हुए हैं सारे के सारे। एनसीईआरटी ने भी एक डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी यहाँ पर देखो लाइन फर्स्ट में अनडाइजेस्टेड डीएनए दिखा रही है, और ये तीनों सैंपल हैं इसके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बस सिंपल सी बात है, छोटा सेगमेंट आगे भागेगा, बड़ा सेगमेंट पीछे रह जाएगा। अब आ जाओ एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, मल्टीपल कॉपी डीएनए की बनानी है, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं,
इन विट्रो, टेस्ट ट्यूब के अंदर, मशीन के अंदर, बॉडी से बाहर। क्लियर बिल्कुल। तो इसको समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तब मैं इसकी बात करूंगा, ये तो आगे की बात है। अब तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की बात कर रहा हूं, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, एक डीएनए से दो, दो डीएनए से चार, कैसे बनते हैं, क्या तरीका है, कौन किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मानो एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये डीएनए है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आप जानते ही हो डीएनए के अंदर क्या होते हैं, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डीएनए है, डीएनए। तो डीएनए को आप, भाई बॉडी के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, यस, हेलिकेज एटसेट्रा, जो डीएनए के इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो दोनों सेगमेंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए, दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए, ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, सिंपल सी बात है, अलग अलग हो गए। अब क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट चाहिए होते हैं हमें, ठीक है, यस, इसको बोलते हैं प्राइमर्स, समझे, हाँ, छोटे छोटे फ्रेगमेंट चाहिए होते हैं, इनको हम प्राइमर्स बोलते हैं बेटा, छोटे छोटे प्राइमर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या सर प्राइमर की खास बात क्या होती है, समझाता हूं मैं। आरएनए प्राइमर्स आते हैं, प्राइमर्स मतलब छोटे सेगमेंट होते हैं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, चलो ले लेता हूं, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं प्राइमर आते हैं। इनकी खास बात क्या होती है, भाई इनके भी दो साइड होती हैं, एक 5 प्राइम, एक 3 प्राइम, 3 प्राइम पर एक फ्री ओएच ग्रुप लगा होता है, 3 प्राइम पर एक फ्री ओएच ग्रुप लगा होता है, 3 प्राइम पर एक फ्री ओएच ग्रुप लगा होता है, 3 साइड में। और फ्री ओएच का काम क्या होता है, इस फ्री ओएच की वजह से हम इससे किसी भी नाइट्रोजनस बेस को जोड़ सकते हैं, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, भाई कुछ तो चाहिए बेस जोड़ने के लिए, तो फ्री ओएच ग्रुप होता है जो जोड़ने का काम करता है, ये प्राइमर्स चाहिए होते हैं। तो अब हम क्या यूज करेंगे, प्राइमर्स यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या यूज करने वाले हैं, प्राइमर्स। तो प्राइमर्स ये आके लग गया, एक प्राइमर ये आके लग गया, पुराने स्टैंड के ध्यान रखना है आपको, 3 प्राइम पर, ये 3 प्राइम है, सॉरी ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम होगा, तो 3 प्राइम इसका इधर आ जाएगा, समझ रहे हो, ये 5 प्राइम आएगा, ये अगेन 3 प्राइम है, तो यहाँ पर 5 प्राइम होगा, तो इसका 3 प्राइम यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ फ्री ओ एच आ जाएगा, यहाँ फ्री ओ एच आ गया। क्लियर है बिल्कुल, सिंपल सी बात है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलो अब क्या होगा, भाई प्राइमर चाहिए हमें, प्राइमर मिल गया, डीएनए मिल गया, पहले डीएनए मिल गया, हमें प्राइमर मिल गया, अब हमें एक एंजाइम चाहिए, एक एंजाइम जो इन डीएनटीपीस को, डीएनटीपीस, डीएनटीपीस, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं, इन दो टूट के अलग होंगे तो एनर्जी जनरेट होगी, उस एनर्जी से जुड़ जाएंगे, ये सिंपल सी बात है, डीएनटीपीस चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एंजाइम, क्या चाहिए हमें, एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम चाहिए होता है आप जानते हो, यहां पर आएगा एक एंजाइम जिसको बोलेंगे हम डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, तो ये एंजाइम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज आगे चलेगा और इनमें जैसे गुआनोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, ऐसे ही जोड़ता चला जाएगा, ठीक है, ये इधर जोड़ेगा, ये इधर जोड़ेगा, और एक स्टैंड से आपके कितने स्टैंड बन जाएंगे, 2 स्टैंड बन जाएंगे, 2 डीएनए बन जाएंगे, सिंपल सी बात है, मतलब एक डीएनए से आपके एक डीएनए से आपके 2 डीएनए बन गए, एक डीएनए से आपके 2 डीएनए बन गए। क्लियर है, तो आपको इसी को तो रेप्लिकेशन, तो क्या क्या चाहिए आपको, एक तो प्राइमर चाहिए आपको, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज चाहिए आपको, प्राइमर चाहिए, डीएनए सेगमेंट चाहिए, डीएनटीपी चाहिए,
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 चीजें मिल जाएंगी अगर आपको, तो आप एक डीएनए से दो, दो डीएनए से तीन, तीन डीएनए से 4 डीएनए बना सकते हो। ये कंसेप्ट है। क्लियर है? अब ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हमें कहाँ करना है, एक मशीन के अंदर करना है, जिसमें एक डीएनए का सैंपल डालेंगे। ठीक है, टेम्परेचर के बेस पर हम उसको तोड़ेंगे, हाई टेम्परेचर पर टूट जाएंगे स्टैंड। फिर उसमें कुछ एंजाइम पड़े होंगे, ऐसे एंजाइम जो डीएनए के स्टैंड को आगे रेप्लिकेट कराएंगे। ठीक है, वो टेक पॉलीमरेज यूज करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे काम करने वाला एंजाइम चाहिए। तो हमने ढूंढा हॉट स्प्रिंग में मिलने वाला एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस, उससे टेक पॉलीमरेज निकाला। थर्मस एक्वाटिकस, टी वहां से निकाला, थर्मस से, एक्वाटिकस से एक क्यू निकाला। तो उसका पॉलीमरेज यूज करते हैं, उसको टेक पॉलीमरेज कहते हैं। प्राइमर चाहिए और डीएनटी भी चाहिए, साथ में मैग्नीशियम आयन भी चाहिए होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम आयन पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये चीजें मिल जाएंगी तो आप काम चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। तो कैसे चला जाएगा आप देखो। अब ये मशीन होती है, इसको थर्मल साइक्लर कहना चाहिए पीसीआर की जगह, और टेम्परेचर बेस्ड है, सारा खेल टेम्परेचर का है। ठीक है, अब हम करते क्या है समझो। पहले एक बफर लेते हैं, बफर, बफर के अंदर हम टेक पॉलीमरेज डालेंगे, जिसको थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से हमने आइसोलेट किया है, हाई टेम्परेचर पर स्टेबल है। ठीक है, इसमें डीएनए सैंपल डाल देंगे हम। ठीक है, ये भी डाल दिया हमने। इसमें प्राइमर्स डाल देंगे, ये भी डाल दिया हमने। इसमें डीएनटीपीज, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट भी डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद पूरे सॉल्यूशन को इस ट्यूब में डाल देंगे, पीसीआर ट्यूब या पेंट्रोफ ट्यूब बोलते हैं उसको, इसमें डाल देंगे। इसमें सब कुछ है, इसमें डीएनए है, इसमें प्राइमर है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसमें टेक पॉलीमरेज और मैग्नीशियम आयन भी डले होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जितने सैंपल हैं उतनी ट्यूब आपकी बन जाएंगी। 10 सैंपल हैं 10 ट्यूब बन जाएंगी, 15 सैंपल हैं 15 ट्यूब बन जाएंगे। सारी ट्यूब को यहां पर फिक्स कर देते हैं, सबको इनके अंदर होल्स के अंदर फिट कर देते हैं। अब सारा खेल टेम्परेचर का देखना, सारा खेल टेम्परेचर का, कुछ भी नहीं है, ओनली टेम्परेचर। सबसे पहला टेम्परेचर कितना होगा, फर्स्ट, लगभग 94 या 95, कुछ भी याद रख लो, 95 डिग्री सेल्सियस लिख देता हूं मैं। अब हाई टेम्परेचर है, इस हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन का मतलब है दोनों डीएनए अलग अलग हो जाएंगे 95 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों डीएनए क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट कर जाएंगे, अलग अलग हो गए। अब थोड़ी देर बाद टेम्परेचर सेट होगा, ये आ जाएगा लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर क्या होगा, एनिलिंग, एनिलिंग मतलब जुड़ना। प्राइमर्स क्या कर जाएंगे, इस टेम्परेचर पर आकर के जुड़ जाएंगे। टेम्परेचर क्या कितना होगा, लगभग 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। इस पर क्या हो जाएगी, एनिलिंग हो जाएगी, प्राइमर्स की बाइंडिंग हो जाएगी। अपने आप टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अपना अपना काम हो रहा है, सबके अपने अपने टेम्परेचर पर काम है। फिर बारी आएगी किसकी, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। तो टैक पॉलीमरेज लगभग 72 डिग्री सेल्सियस, अपने आप टेम्परेचर कितना होगा, अब 72 डिग्री, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब टेम्परेचर कितना होगा, 72। 72 पर टेम्परेचर होते ही अपने आप पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, और जुड़ करके पॉलीमराइजेशन कर देगा, एक से दो डीएनए बन जाएंगे। इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, नाम भी ध्यान रखना। डीनेचुरेशन अलग होना, एनेलिंग प्राइमर का जुड़ना, एक्सटेंशन डीएनए का पॉलीमराइजेशन होना। लगभग इस तरीके की आप 30 साइकिल, भाई एक साइकिल चल गई, अब आप क्या करो, फिर से एक साइकिल रिपीट करो, फिर से एक साइकिल रिपीट करो, समझना, फिर से एक साइकिल, फिर से एक साइकिल। तो 30 साइकिल के अंदर अगर 30 साइकिल आप चला लेते हो सेम ऐसे ही, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 1 बिलियन, मिलियन नहीं, 1 बिलियन डीएनए आपके बन जाएंगे यहां पर। समझे? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? एकदम क्लियर है, सिंपल तरीके से समझा दिया, कंसेप्ट समझ में आ गया। सेम यही चीज तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कंसेप्ट हो गया। अब एनसीईआरटी पर आता हूँ। भाई यहाँ पर आप कह रहे हो 2 सेट ऑफ प्राइमर चाहिए आपको, थर्मोस्टेबल यानी हाई टेम्परेचर पर भी काम करने वाला डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जिसको हमने आइसोलेट कहा एक बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस, जिसको हमने नाम दिया टैक पॉलीमरेज। डीएनटी भी चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए, डीएनए सैंपल चाहिए। ये चीजें मिल जाएंगे तो आप डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना सकते हो पीसीआर थर्मोसाइक्लर के थ्रू। समझ में आ गया? इसको पीसीआर ना बोल करके थर्मोसाइक्लर बोलो। उसकी बहुत महंगे आते हैं भाई, 5-5, 6-6, 10-10, 20-20 करोड़ तक के ये पीसीआर होते हैं। जितना सेंसिटिव होगा उतना ही कॉस्टली होगा। यहां तक कोई डाउट?
बस मेन टेक्निक खत्म। अब ये चीज पढ़ चुके हो आप भाई, कैसे हम प्लाज्मिड के संग आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते हैं। एनसीईआरटी ने फिर से वही बात लिख दी जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके समझाई है डिटेल में लास्ट लेक्चर में। बस जब आप बन जाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट, अब बड़े बड़े बायो रिएक्टर होते हैं जिनको बायो फर्मेंटर भी कहते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, इनको आप ग्रो करते हो, ठीक है। तो भाई छोटे लेवल पर भाई आपने एक रिकॉम्बिनेंट को बनाने में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च किए, ठीक है। तो आप छोटा प्रोडक्ट बनाओगे कोई आपका मतलब नहीं है, आपको बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप यहां पर 100 से 1000 लीटर, असलियत में तो और भी बड़े होते हैं, आप इन फर्मेंटर को यूज करोगे, ठीक है। इनमें क्या होता है, मतलब आपको रिकॉम्बिनेंट को एक मतलब बढ़िया कंडीशन में ग्रो कराना है, मतलब उसकी ग्रोथ भर 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 के हो, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर, पीएच, ठीक है, कह सकते हो हीट, सबस्ट्रेट, न्यूट्रिएंट, साल्ट, विटामिन, सब कुछ मेंटेन रखना पड़ेगा उसका पूरी प्रोसेस के अंदर। जितना अच्छा मेंटेन करोगे उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतना आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर आपको मिल जाएगा। यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए। तो दो टाइप के बेटा फर्मेंटर होते हैं, दिखाता हूं मैं। ये तो है, ठीक है, ये तो है स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर, नॉर्मल होता है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ से आप एसिड बेस डाल रहे हो, ठीक है, यहाँ से मोटर लगी हुई है घुमाने के लिए, ये न्यूट्रिएंट है, बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है, ये, ठीक है, ब्लेड लगे हुए हैं घुमाने के लिए, ये झाग को हटाने के लिए ब्लेड लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई कंटामिनेशन ना हो जाए, मतलब बैक्टीरिया ना आ जाए, तो हॉटेड स्टीम भरी होती है यहाँ पर, और एरिएशन नीचे से हो रहा है, ऑक्सीजन नीचे जा रही है, पूरी कंडीशन मेंटेन हो रही है इसके अंदर कि बैक्टीरिया बढ़िया ग्रोथ करे, ठीक है। इसको स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है जैसे मानो कोई ऐसा बैक्टीरिया है या कोई ऐसा होस्ट है जिसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हम यूज करते हैं यहाँ पर स्पर्ज, स्पर्ज स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर। ऐसे मूव करता है, उसका प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव करता रहता है, स्पर्जिंग हो रही है। स्पर्जिंग का मतलब है नीचे से भी ऑक्सीजन आ रही है, और मूवमेंट की वजह से यहाँ सरफेस एरिया बढ़ रहा है, कट कट के ये नीचे, कट के नीचे आ गया, कट के नीचे आ गया, बबल बन गया, ऊपर से भी एरेशन हो रहा है, नीचे से भी एरेशन हो रहा है, स्पर्जिंग ऑफ एयर हो रही है, ठीक है। तो मैं मेंशन कर दिया है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। यहां पर बबल्स नीचे से जा रहे हैं, ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, समझ रहे हो ना। तो ये इस तरीके से स्पर्जिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की। तो इस तरीके के बायोरिएक्टर होते हैं जिसमें सारी कंडीशंस आप मेंटेन करते हो और बढ़िया इनकी ग्रोथ लेकर के आते हो। अब ये बायोरिएक्टर भी दो तरीके के हो सकते हैं, यस। एक होता है जैसे आपको ऑर्डर मिला कि मुझे पेनिसिलिन बनानी है, कल एंड कल कुछ और बनाना है, कल परसों कुछ और बनाना है, भाई इतने लीटर चाहिए, तो ठीक है, आपने एक बार में भर दिया, सारा डेटा सेट कर दिया, आपने उसमें रिकॉम्बिनेंट डाल दिया, कर दिया, खत्म हो गया, तो पूरे के पूरे अलग प्रोडक्ट अलग किया और डिस्कार्ड कर दिया। एक होता है मुझे पेनिसिलिन ही बनानी है, या मुझे कोई पर्टिकुलर एक एंटीबायोटिक बनानी है, ठीक है, वही काम है मेरा, कुछ रोज चेंज नहीं करता, तो मैं इसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब है जिसके अंदर ऊपर से न्यूट्रिशन डाल रहे हो, नीचे से प्रोडक्ट अलग कर रहे हो, न्यूट्रिशन डालते रहो जिंदगी भर, प्रोडक्ट जिंदगी भर निकालते रहो उसके अंदर, बार बार सेटअप चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है बैच फर्मेंटर, क्लोज सिस्टम बोलते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस कल्चर, ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम के अंदर आपने एक बार सेट कर दिया, तो सबसे पहले बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो लैग फेज आएगी, फिर लॉग फेज आएगी, और फिर स्टेशनरी फेज आ जाएगी। इसको एस शेप कर बोलते हैं, एस शेप। हाँ, अगर मैं कॉन्टिन्यूस कल्चर की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूस कल्चर, जिसमें लैग फेज आएगी और ये जे फेज। अब ये डाउन ही नहीं होगा कभी, ये जे शेप, जे शेप। क्यों डाउन नहीं होगा, क्योंकि आप कंटिन्यू न्यूट्रिशन दे रहे हो, यहां से कंटिन्यू प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, आप आइसोलेट कर रहे हो, प्रोडक्ट को आइसोलेशन कर रहे हो, आइसोलेट करते जा रहे हो, यहां से न्यूट्रिशन आते जा रहे हैं, इनको आइसोलेट, ये चलता रहेगा, जे शेप मेंटेन रहेगा, इसको जे शेप कर बोलते हैं। जब ये ओपन सिस्टम में कॉन्टिन्यूस कल्चर की बात करूं, जे शेप कर्व को फॉलो करता है, और बैच फर्मेंटर जिसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं वो एस शेप कर्व को फॉलो करता है। ये एम्स वगैरह में पूछे क्वेश्चंस थे, तो मैंने मतलब ऐड कर दिए थे, आज से नहीं, मतलब 10 साल पहले ही, जब जब एम्स अलग अलग हो जाता होता था उस समय, तो थोड़ा सा मैं मतलब एम्स पे थोड़ा फोकस करते थे,
तो एक लाइन ऐड करने में क्या है, बच्चे को समझ में आता है। किताबों में एनसीईआरटी में नहीं है चीज, पर मेरी एडिशनल चीज है जो मैं ऐड करता हूँ, लोग कॉपी करते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, वापस आ जाओ। लास्ट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, हाँ, और कहते हैं कि एनसीईआरटी कोई कॉपी की जाती है क्या, ये और कहते हैं। ठीक है, चलो खैर। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जहां पर आप प्रोडक्ट को सेपरेट करते हो, प्यूरिफाई करते हो, बस इतनी बात याद रखो, इसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। अब बताओ, सेट हुई ब्रेन में या नहीं हुई? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपका प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के बाद उस प्रोडक्ट को क्या करो, वहां से सेपरेट करो और प्यूरिफाई करो। इसकी यूनिटी अलग होती है। प्रैक्टिकली जब जाके देखोगे इंडस्ट्री के अंदर, तो इनकी यूनिटी अलग होती है, जहां पर सिर्फ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग चलती है। ठीक है, सेपरेशन प्यूरिफिकेशन, बड़े बड़े कॉलम होते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसमें प्रोडक्ट को डाला जाता है, लेयर्स बनते हैं, सेपरेशन चलता है, फिर उनको प्यूरिफाई किया जाता है। तो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं, जिनके बड़े लेवल पर, ठीक है, चीजें अलग अलग होती हैं। ओके, तो आज इस वीक का टारगेट हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट वीक बेटा मैं इसका सेकंड चैप्टर आपके ब्रेन में 2 लेक्चर में सेट करने वाला हूं। ठीक है, ओनली 2 लेक्चर नेक्स्ट वीक, 2 लेक्चर आपके खत्म हो जाएंगे। और इवोल्यूशन हो सकता है मैं आपको 1 शॉट में ही दे दूं, बढ़िया तरीके से। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, हाँ हो सकता है। ठीक है, 1 शॉट में इवोल्यूशन मिल जाएगा और आपका ये सीरीज एकदम सेट तरीके से एंड हो जाएगी। और फिर पैरेलल में अभी, ठीक है, हाँ, टारगेट बायो 360 पर पूरी दम लगाने वाला हूं। ठीक है, अपना बेहतरीन देने वाला हूं। ठीक है, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसमें असाइनमेंट, उसमें बहुत सारे हम लोग टेस्ट कराने वाले हैं ना, वो 45 टेस्ट। और कंटेंट एक अलग वे में, अल्टीमेट वे में होगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब क्रिस्प फॉर्म में होगा। और वहां में एनसीईआरटी की समरी, मतलब ऐसे नहीं जैसे एनसीईआरटी के एक पैरा के अंदर क्या चीजें ऐसी है तो तुम भूल जाते हो, उसको एक्सट्रैक्ट करके मैं अलग कर रहा हूं, उसको एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट नाम दे रहा हूं। तो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट जो मैंने अब तक कहीं यूज नहीं किया, जो मैं हमारा यूज करने वाला हूं, तो थोड़े से बच्चे को, बच्चा ऐसा नहीं खुद नहीं कर सकता, कर सकता है बिल्कुल, बहुत सिंपल है उसको। ठीक है, मैंने ट्रिक बताई भी थी एक वीडियो में। ठीक है, पर कई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टेक्निक मैं लगा दे रहा हूं मैं। ठीक है, बच्चे का टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक पूरी एनर्जी के साथ, क्योंकि सेकंड चैप्टर है, पूरी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, छोड़ मत देना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि 13 क्वेश्चन का मैक्स टू मैक्स वेटेज अब तक है, जो क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से। तो बायोटेक को तो मुट्ठी में करना ही है। ओके, ऑल द बेस्ट।